आसिफ मोहम्मद जो कि अपने घर वालों से काफ़ी ज़्यादा चिढ़ा हुआ रहता था और एक दिन इसका वह रास्ता निकालता है। सभी को नींद की गोली देकर पहले तो बेहोश करता है, उसके बाद परिवार के अलग अलग सदस्य को एक एक ताबूत में भरता है और उसमें ऊपर से पानी छोड़ देता है और उसी में सबका तड़प तड़प कर मौत हो जाता है और ज़मीन में दफना देता है घर के अंदर ही। लेकिन एक ताबूत ऐसा था जो खुल जाता है और उससे उसका भाई निकलता है और भाई को तो वहाँ से भगा देता है। लेकिन 4 महीना के बाद जब उसका भाई जाकर पुलिस स्टेशन में पुलिस को सारा कहानी बताता है तो पुलिस भी दंग रह जाती है कि एक 19 साल का लड़का इस तरह का घटना का अंजाम कैसे दे सकता है। कहानी पूरा सुनने के लिए वीडियो पर बने रहे। हाँ तो नमस्कार, आप देख रहे हैं द रियल क्राइम और मैं आपके साथ रंजीत गुप्ता। अगर मैं हमारी मेहनत पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप वीडियो कहां से देख रहे हैं। और ये जो आसिफ मोहम्मद अपने परिवार वालों के साथ किया वह सही किया या गलत किया, जो कोर्ट आसिफ मोहम्मद को सज़ा दी वह सही सज़ा दी या गलत सज़ा दी। पश्चिम बंगाल के जिला मालदा के एक गांव 16 माइल एक परिवार वहां बड़ा खुशी खुशी रहा करता था। उस परिवार में 2 बेटे, पति पत्नी और एक बूढ़ी दादी और एक बेटी रहा करती थी। टोटल 6 सदस्य रहा करते थे। सभी लोग बहुत खुशी खुशी रहा करते थे। इस परिवार के घर में एक दिन ऐसा आता है जिस दिन सारे परिवार को एक ताबूत में भर दिया जाता है। 28 फरवरी 2025 का दिन था। सुबह सुबह के वक्त उसका छोटा बेटा आसिफ मोहम्मद घर के बगल में ही जस्ट एक गोदाम था। गोदाम में आसिफ मोहम्मद काम कर रहा था, तेज म्यूजिक लगाकर वहाँ काम कर रहा था। लेकिन जो काम कर रहा था उसका आवाज़ उसका घर तक जा रहा था और आसपास तक जा रहा था। पड़ोसन को पता था कि इस घर से हमेशा तेज़ आवाज़ आता है, इसीलिए पड़ोसन भी कोई विरोध नहीं करते हैं। लेकिन उसकी माँ को यह आवाज़ बड़ा अटपटा लग रहा था। माँ जाती है उस हॉल में और आसिफ मोहम्मद से बोलती है कि बेटा तुम क्या कर रहे हो। आसिफ मोहम्मद बोलता है कि हमें डिस्टर्ब ना करो, तुम जाओ अपना काम करो, मैं अपना काम कर रहा हूँ। गुस्से में ये भी बोलता है कि यहाँ किसी को आने मत देना, मैं जब काम ख़त्म हो जाएगा तो मैं घर आ जाऊँगा। उसके बाद उसकी माँ वहाँ से चली जाती है और अपना परिवार वालों को बोल देती है। परिवार वालों सब खाना पर बैठने ही वाले थे, तभी आसिफ मोहम्मद अपना काम ख़त्म करके वहाँ हॉल से घर आ जाता है। सभी लोग खाना खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। आसिफ मोहम्मद एक फ्रिज से जूस का बॉटल निकालता है और बोलता है कि आज मेरे तरफ से सभी को जूस ऑफ़र है, इसलिए कि हमें कुछ खुशखबरी मिली है। उसके बाद सारे परिवार के लोग पीने के लिए बेचैन थे और सुनने के लिए बेचैन थे। और आसिफ मोहम्मद उस जूस का बॉटल फ्रिज से निकालता है और जाता है अपने कमरे में और उसको हिलाता है और फिर से लेकर आता है डाइनिंग टेबल पर और खाना खाने लगता है। खाना खाने के बाद अपना भाई से बोलता है कि जूस सभी के गिलास में डाल दो। आसिफ मोहम्मद लेके उस घर में 6 लोग थे। उसका बड़ा भाई आरिफ सबके गिलास में एक एक गिलास जूस डालता है। लेकिन जब आसिफ आसिफ के गिलास में जूस डालने के लिए जाता है तो आसिफ बोलता है कि मैं जूस पिया हुआ हूँ, उसे थोड़ा सा डालना, मैं पहले भी पिया हूँ। और उसमें बहुत कम जूस डाला जाता है। सारे लोग फिर से आसिफ बोलता है कि अब सारे लोग जूस पिए। सारे लोग जूस पीते हैं, लेकिन आसिफ जो था वह अपना गिलास उठाता है और कमरा में चला जाता है और सारे लोग जूस पी लेते हैं। अपना कमरा में जाने के बाद आसिफ तेज़ वॉल्यूम में फिर से गाना सुनने लगता है। गाना सुनते हुए उसे कुछ याद आता है। उसे याद आता है कि हमने जूस में कुछ बेहोशी का दवाई मिलाया था। और जब जाके देखता है डाइनिंग टेबल पे तो सारे लोग बेहोश के हालत में आ गए थे। और फिर आसिफ दौड़ते हुए जाता है गोदाम के अंदर, जिस गोदाम में वह 6 ताबूत तैयार किया हुआ था। और सुबह के वक्त जो आवाज़ आ रहा था बस ताबूत बनाने का आवाज़ आ रहा था। 6 ताबूत को वहाँ से उठाता है और अपने घर में लेकर आता है। घर और गोदाम सटा हुआ था, बस अलग अलग था। और घर में लाने के बाद सबसे पहले अपना बाप को घसीटते हुए एक ताबूत में पहले पैर बांधता है और हाथ बांधता है और मुंह पे टेप मार के डाल देता है और बहुत गुस्सा में बोलता है कि तुम हमें हर बात पे डांटा करते थे, हमें कुछ करने में रोक टोक किया करते थे, आज तुम जाओ, हमेशा के लिए तुम्हें नींद की सज़ा दे दी है। उसके बाद अपने अम्मी के पास जाता है और अम्मी को भी घसीटते हुए लाता है और बगल के ही ताबूत में डालकर सुला देता है और बोलता है कि अब तुम अब्बू के साथ सोओ, तुम्हें ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसी तरह अपना दादी को भी ताबूत में बंद करता है। उसके बाद अपना बहन को भी बोलता है कि तुम्हारे लिए अब्बा 10 लाख रुपए इंतज़ाम किए थे शादी के लिए, अभी तुम्हारे तो 15 वर्ष हुए हैं, अभी तो काफ़ी टाइम बचा हुआ था तेरा शादी में, लेकिन अब्बू अभी से ही प्लानिंग करके और 10 लाख रुपये रखे थे और हमारे पढ़ाई में ऐशो आराम में ऑब्जेक्शन किया करते थे, इसीलिए तुम भी अम्मी अब्बू के बगल में सो जाओ। उसके बाद अपना भाई को, लेकिन यह लड़का
धीरे धीरे थक रहा था। अपना भाई को भी हाथ पैर बांधता है, लेकिन कहीं ना कहीं भाई का हाथ पैर ढीला पड़ जाता है और सारा ताबूत बंद करने के बाद उसमें पानी छोड़ देता है। ऊपर में एक हॉल रखा था जिससे वह पानी छोड़ता, और जो ताबूत के अंदर था वह प्लास्टिक डालकर पूरा पैक कर दिया था ताकि पानी ताबूत से बाहर ना निकल पाए। सारा ताबूत में पानी जा रहा था, अम्मी के, अब्बू के, दादी के और बहन के, सारा ताबूत में पानी गया। सारा लोग कुछ देर छटपटाए और शांत सा हो गए। लेकिन जब भाई के ताबूत में पानी भर रहा था तो भाई को होश आ जाता है और छटपटाने लगता है, और जैसे तैसे करके वह ताबूत को गिरा देता है। ताबूत खुल जाता है और वह ताबूत से निकल जाता है। लेकिन जैसे ही आसिफ देखता है अपने भाई को वह हरकत, तो घर के अंदर जाता है और एक पिस्टल लेकर आता है। पिस्टल भाई को दिखाता है और बोलता है कि तुम हमें हर जगह रोका टोका करते थे और तुम हमारे हर खुशी को मारा करते थे। हम हमसे ज़्यादा तुम्हें माना करते थे घर में अम्मी, अब्बू और दादी, इसलिए आज मैं तुम्हें मार रहा हूँ। सारा लोग को तो मार दिया हूँ, बस तुम ही बचे हुए। उसका जो बड़ा भाई था वह रिक्वेस्ट करने लगता है कि भाई हमें छोड़ दो, तुम जो कहोगे वो मानूंगा। उसके बाद उसका जो छोटा भाई था वह छोड़ने का फैसला लेता है, और जैसे तैसे करके वह हाथ खोलता है। बड़ा वाला भाई आरिफ और आसिफ को वहीं ज़मीन पर उठाकर पटक देता है और उससे बंदूक छीन लेता है। और उसके ऊपर जब बंदूक टानता है तो आसिफ था वह बोलता है कि तुम्हारा कुछ वीडियो मेरे पास है और वो सोशल मीडिया पर डाल दिया तो तेरा बदनामी होगी। दरअसल बात ऐसा था कि ये जो आरिफ था वह अपना गर्लफ्रेंड को एक दिन अपने घर में लेकर आया था और उसके साथ फिजिकल हो रहा था। तभी जो आसिफ था वह उसका कुछ वीडियो कैद कर लेता है और वह वीडियो सोशल मीडिया पर डालने का धमकी देता है। तो जो आरिफ था वह डर जाता है और बंदूक को नीचे रख देता है। उसके बाद आसिफ खड़ा होता है और वो उसको 20,000 रुपये देता है अपने भाई को, और बोलता है कि जितना जल्दी हो सके तुम यहाँ से भाग जाओ। और फिर वहाँ से रात का करीबन 9 बज रहा था। आरिफ निकलता है घर से और गाड़ी पकड़ के कलकत्ता चला जाता है। 10 दिन के बाद आरिफ अपने मामा के घर आ जाता है और मामा के घर रहने लगता है। लेकिन जो आसिफ अकेला घर में था, आसपास के लोग आसिफ से पूछने आते थे कि तुम्हारे अम्मी, अब्बू और भाई बहन कहाँ गए हुए हैं। आसिफ बोलता था कि सारे लोग अमेरिका चले गए थे। दरअसल बात ऐसा था कि कुछ दिन पहले आसिफ के मम्मी अपने पड़ोसन को अमेरिका जाने का पासपोर्ट, वीज़ा और टिकट दिखाए थे, जिससे आसपास के लोगों को भी यह विश्वास हो गया था कि ये लोग अमेरिका चले गए। आसिफ बोल रहा था कि हमें 6 महीना के बाद वहाँ बुलाए हैं, 6 महीना के बाद हम भी अमेरिका जाएंगे। लेकिन आसपास के लोग बोलते हैं थे कि उससे हमें बात करना है। आरिफ बोलता था कि वहाँ पहुँच के और सेटल हो के ही बात हो पाएगा। इधर आसपास के लोग भी बेचैन थे आरिफ के अलग अलग हरकत से। और आरिफ था वह अपने खाना के लिए एक होटल बुक किया हुआ था। रोज़ उसको टाइम टाइम से होटल से खाना आ जाया करता। जो भी घर में कैश पड़ा हुआ था उसका वह जो आरिफ था वह यूज कर रहा था। एक दिन अपने मामा को फ़ोन करता है जहां आरिफ रहा करता था आसिफ, और बोलता है कि हमारे घर बनाने में जो आपने 2,80,000 रुपये पापा को दिए थे वह पैसा लेने के लिए आप मेरे घर पे आ जाओ। उसके मामा आता है, लेकिन 4 दिन बाद आता है। आरिफ को आवाज़ देता है घर के बाहर से, तो आरिफ आता है और बोलता है मामा आप तो लेट हो गए, आपको हमने 4 दिन पहले बुलाया था। अगर सही वक्त पे आए रहते तो आपका पैसा मिल जाता। अगर शायद आगे पैसा होगा तो मैं तुम्हें फ़ोन करके बुलाऊंगा और पैसा ले जाना। आरिफ आसिफ था वह अपने मामा को घर भी नहीं बुलाता है। मामा उसको गुस्सा हो जाता है कि दरवाजे पे आया हो, घर तो बुलाओ, और तुम्हारे अम्मी और अब्बू कहाँ गए हैं। आसिफ बड़ा गुस्से में बोलता है कि तुम अब यहाँ से चले जाओ और उसके बारे में हमें कोई पता नहीं है। उसके बाद उसके मामा तो वहाँ चला जाता है। जैसे आरिफ था वह उसके बोलचाल हमेशा से ऐसा ही रहा था, लेकिन इस तरह इतना खड़ूस अंदाज में नहीं रहा करता था। उसके बाद उसके मामा घर जाता है और आरिफ को बुलाता है और उससे पूछताछ करता है कि ये तुम्हारा अम्मी और अब्बू कहाँ गए हैं और आरिफ अकेला घर में क्यों रह रहा है। ज़्यादा दबाव देने के बाद आरिफ टूट जाता है, कहानी सुनाता है, बताता है मामा आसिफ है वह अम्मी, अब्बू और बहन और दादी का कत्ल करके एक ताबूत में पैक कर दिया है। अब पता नहीं अब क्या किया होगा। उसके बाद मामा और आरिफ पुलिस स्टेशन जाते हैं और पुलिस एसएचओ को सारा कहानी सुनाते हैं। यह कहानी सुनने के बाद पुलिस को भी पैर तले ज़मीन खिसक जाता है। पुलिस आसिफ के घर आती है और आसिफ को आवाज़ देती है, दरवाज़ा को नॉक करती है, लेकिन आसिफ जो था वह दरवाज़ा नहीं खोलता है। उसके बाद पुलिस मजबूरन उसका दरवाज़ा तोड़ती है और घर के अंदर जाती है। आसिफ एक कोना में बैठा हुआ था एकदम चुपचाप टाइप से। उसको पुलिस उठाती है और पूछताछ करती है, तो आरिफ था वह कुछ बोलने को तैयार नहीं था। जब पुलिस उस पर दबाव बनाती है और पुलिस अपना रूप लेती है और जब थोड़ा डंडा उंडा पड़ता है तो वह फिर अपना मुंह खोलता है और बोलता है कि मैं सारा का कत्ल करके एक ताबूत में करके यही गोदाम के कोना में डाल दिया हूँ। जब
पुलिस वहाँ खुदाई करके देखते हैं तो वहाँ से नहीं निकलता है। उसके बाद फिर से आसिफ से पूछा जाता है, आसिफ से ये भी बोला जाता है कि अगर अकबर सही जगह नहीं बताए तो तुम्हारा खैर नहीं होगा। फिर आसिफ सही जगह बताता है और फिर वहाँ पुलिस खुदाई करती है तो 4 कंकाल लूमी मिलते हैं और फिर पुलिस उस चारों को कब्जे में लेती है और उसके जांच के लिए लैब भेज देती है और इधर आसिफ को उठाकर पुलिस स्टेशन लेके जाती है और उसके ऊपर चार्जशीट तैयार करती है और यह मामला कोर्ट भेज देती है। कोर्ट आसिफ को क्या सज़ा देती है? 17 मई 2025 को कोर्ट भी आसिफ का सज़ा सुनाती है। 17 मई 2025 को कोर्ट सुनाती है कि आसिफ बालिग होने की वजह से अपने घर का 4 लोग का कत्ल किया और इसके लिए उसे सजाए मौत दिया जाए और उसको फांसी पर जब तक लटकाया जाए तब तक उसका मौत ना हो जाए और वह जैसे अपने परिवार वालों को मारा है वैसे उसको भी मौत दिया जाए। और यह फैसला सुनने के बाद वहाँ के जो जितने भी इलाके के लोग थे वह आसिफ के यह रवैया को सुनकर यह फैसला पर काफ़ी ज़्यादा खुश हो गए। इस कहानी में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।